स्टेशन में सुबह सुबह फोन की घंटी बजने लगी तो इंस्पेक्टर राठौर गुस्से में बोले, कोई है कि नहीं? फोन तो उठाओ। यस सर। सर, पुलिस हेडक्वार्टर से फोन है। इट्स एन इमरजेंसी। हमारे इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। बिजनेस टाइकून ऋषि मल्होत्रा के घर पर आग लग गई, जिसमें उनकी माँ, दादाजी और मैनेजर की मौत हो गई है। चलो तुरंत एक्सीडेंट स्पॉट पर चलो। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे तो वहां पर पहले से ही काफी भीड़ जमा थी। कई सारे रिपोर्टर खड़े थे। सर, आपको क्या लगता है, यह हादसा है या कोई साजिश? हमें अभी इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए, फिर बताते हैं यह हादसा है या साजिश। इंस्पेक्टर राठौर घर के अंदर पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले बड़े से हॉल में जले हुए 2 कंकाल थे, जो आग के कारण केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए थे। दूसरे कमरे में 2 और हड्डियों के ढांचे और आसपास ढेर सारी राख रखी हुई थी। इन कंकाल को देखकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा किसका है। घर के बाहर और भीतर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो, शायद कोई क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी से बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर कुत्तों के तेज भौंकने की आवाज आने लगी। इस घर में कुत्ते भी हैं। कहा जाता है कोई बाहर का व्यक्ति घर में आए तो जानवरों को खबर लग जाती है। यदि यह साजिश थी तो कोई सचेत क्यों नहीं हुआ, या यह केवल एक हादसा था जो मानवीय भूल या किसी और कारण से हुआ हो। तभी वहां हवलदार आ जाता है। सर, पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ना कोई घर से बाहर निकला और ना कोई घर के भीतर आया। मुझे तो लगता है शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ होगा। बरखुरदार, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। सारी लाशों को, इन कंकालों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बोलते हुए इंस्पेक्टर राठौर को जमीन पर कुछ चिपचिपा पदार्थ नजर आया। उन्होंने उसे अपने हाथों में लेकर सूंघा तो मुस्कुराते हुए बोले, बरखुरदार मैंने कहा था ना किसी नतीजे पर मत पहुंचो। यह हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। सर, आपको कैसे पता? ये देखिए, यहाँ पर शराब फैली हुई है और शराब पेट्रोल की तरह तुरंत आग पकड़ती है। किसी ने तो सभी को मारने के लिए यह कदम उठाया है। सर, आप तो कमाल हो, कैसे कर लेते हो आप ये सब? अपना तो ऐसे ही है कामिनी जी। इंस्पेक्टर राठौर केस फाइल को बड़े ही गौर से देख रहे थे। तभी कामिनी वहां आई और बोली, क्या हुआ सर? परेशान नजर आ रहे हो। सब ठीक? सब ठीक नहीं है कामिनी, ये केस बहुत उलझा हुआ है। सर, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ये लीजिए चाय और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तब से दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहा हूँ, मगर घोड़े कहीं भी जाकर रुकने को तैयार नहीं है। तो क्या अभी तक आपको इस केस में कोई सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा है? सस्पेक्ट? 4 लोगों की मौत हुई है और आपस में सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, मगर चारों के खून में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है। तो ये लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और शायद इसके बाद आपको पता चल जाए कातिल कौन है। राठौर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है, मगर वहां पर कोई क्लू नहीं था। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एक नोट देखकर चौंक जाता है। रिपोर्ट में लिखा था कि ऋषि मल्होत्रा के मैनेजर को हड्डियों की टीबी थी, जिसके कारण वो केवल कुछ दिन का ही मेहमान था। कामिनी, ऋषि मल्होत्रा की बैंक डिटेल और ऑफिस की सारी फाइल्स मंगवाकर डीप स्टडी करो। हो सकता है उसकी मौत से किसी को फायदा हो। राठौर के कहने पर कामिनी वहां से चली जाती है। तभी ऋषि मल्होत्रा के पड़ोसी वहां पर आते हैं और बोले, सर, ऋषि मल्होत्रा के केस की इन्वेस्टिगेशन आप ही कर रहे हैं? कोई शक? नहीं सर, आपको कुछ बताना था। तो बताइए। सर, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मगर मैं पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए अभी तक खामोश था। मगर मेरा जमीर मुझे धिक्कार रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। हादसे वाली रात ऋषि मल्होत्रा के घर से बहुत लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। ऋषि सर बालकनी में आकर किसी से फ़ोन पर गुस्से में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी जायदाद मैं गरीबों को दान दे दूंगा, मगर तुम्हें मेरी जायदाद में से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। ऋषि सर के गुस्सा होने के थोड़ी देर बाद ही उनके घर से चीख पुकार की आवाज़ आने लगी और उनके घर में आग लग चुकी थी। सर, मुझे लगता है कहीं उनकी जायदाद के लिए तो उनकी हत्या नहीं की गई। आपके हिसाब से मल्होत्रा सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, मगर उनकी कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो
रात के 9 बजे के बाद उन्होंने किसी को फोन नहीं लगाया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था और पूरी बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने बालकनी में आकर तेज आवाज में बात की थी। जी धन्यवाद, आपने पुलिस की मदद करने के बारे में सोचा। मैं वहां पर मौजूद दूसरे लोगों की कॉल रिकॉर्ड को चेक करता हूं। पड़ोसी के जाने के बाद इंस्पेक्टर कामिनी जी को बुलाकर मरे हुए सारे लोगों की कॉल डिटेल चेक करने को बोलते हैं। सर वो हमने सभी की कॉल डिटेल चेक की थी। किसी के भी मोबाइल पर कोई शाम 6 बजे के बाद कॉल नहीं था और ना ही कोई ऐसी बातचीत या अननोन नंबर से कॉल हो जिस पर शक हो। मगर एक बात अजीब है, उस समय वहां पर 5 मोबाइल ट्रेस हो रहे थे। एक मोबाइल का कोई भी सिम या इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला और उस हादसे के बाद से वो फोन बंद है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी पड़ोसी ने आकर कहा कि मिस्टर मल्होत्रा किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कामिनी जी, कुछ तो मिसिंग है जो हमारी नजरों से दूर है। मल्होत्रा के मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? मल्होत्रा सर की खुद की कोई औलाद नहीं थी। कुछ समय पहले बीवी भी कैंसर से मर चुकी है। उनके बाद पूरी जायदाद का कोई भी वारिस नहीं है। पर एक बात बहुत अजीब है कि सर के बैंक अकाउंट से हर महीने 1 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं जो किसका है वो ऑफिस में किसी को भी नहीं पता। उस अकाउंट की पूरी डिटेल निकालो। जी सर, मैंने पता किया। वो अकाउंट मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर का है। उनके अकाउंट की छानबीन की तो ये रकम ऐसे के ऐसे ही उनकी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। मैनेजर के अकाउंट में तो सैलरी ट्रांसफर की जाती है, फिर 1 लाख का क्या माजरा है? और ये मैनेजर रकम अपनी बहन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर देता है? ये मैनेजर के घर पर कौन कौन है पता करो। हमें कातिल का सुराग उन्हीं के घर से मिलेगा। शायद मुझे समझ में आ गया है कातिल कौन है। जो कोई भी मिले उसे लेकर यहाँ आ जाओ। जी सर। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर कामिनी जी हवलदार के साथ जाकर मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर की बहन और बेटे को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन ले आई। आइए मिस शेना, मल्होत्रा से आपका क्या रिश्ता था? मल्होत्रा से मेरा रिश्ता? मल्होत्रा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। वो तो मेरे भाई के बॉस थे बस। बस? इससे ज्यादा कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। फिर आपके अकाउंट में 1 लाख क्यों ट्रांसफर होते थे? कौन से 1 लाख रुपए? वो तो मेरे भैया देते थे मुझे खर्चे के लिए। कामिनी जी, उन्हें जरा पुलिस के डंडे का जोर बताइए ताकि ये सब सच बोले। कामिनी जी जैसे ही उन लोगों को डराने के लिए डंडा उठाती है, डर के मारे शीना सब सच सच बोलने लगती है। मिस्टर मल्होत्रा की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते थे। एक बार वो मेरे भाई से इस बारे में बात कर रहे थे, तभी मेरी माँ की नानी में कपट आ गया और उन्होंने उनके खाने में नींद की दवाई मिला दी। श्री मल्होत्रा तो होश में ही नहीं थे। हम लोगों ने मिलकर उनके कपड़े उतारे और उन्हें मेरे कमरे में सुला दिया। सुबह जब उनकी नींद खुली तो मेरी माँ ने बहुत हंगामा किया और मिस्टर मल्होत्रा शर्म के कारण पानी पानी हो गए। उन्होंने मेरी माँ से हमेशा मेरी देखभाल करने का प्रॉमिस किया। उस वक्त मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जिससे मेरी माँ ने उनका बेटा कहकर उसकी परवरिश के लिए पैसे मांगने लगी। मिसेस मल्होत्रा की मौत के बाद मेरा भाई चाहता था कि मैं उसके बेटे को लेकर मिस्टर मल्होत्रा के घर में रहने लग जाऊं ताकि उनकी पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए। मगर मैं इस बात पर राजी नहीं थी, इसलिए धोखे से उन्होंने मिस्टर मल्होत्रा से सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर करवा दी और उस रात वो ऑफिस से ही उनके साथ उनके घर चले गए थे। डॉक्टर के हिसाब से भाई की बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी और वो केवल 1 महीना ही जिंदा रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने सोचा मेरा मरना तय है तो क्यों ना अपने साथ सबको लेकर मर जाऊं। उन्होंने ही उस अग्निकांड को अंजाम दिया और बाकी की कहानी आपको पता है। वाह मिस सिन्हा, आपने प्लान तो सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मगर कहते हैं ना, सच्चाई सबके सामने आकर रहती है। सर कैसे कर लेते हैं आप ये सब? आप कमाल हो। अपना तो ऐसे ही है।